दोस्तों नमस्कार। चोरी और लूट का असर होता कब है? क्या उसकी रकम बहुत बड़ी होनी चाहिए, या फिर इतनी बड़ी तादाद में रकम इतने सारे लोगों के जरिए लूट हो जाए तो सरकार में बेचैनी आ जाती है, या फिर सरकारी खजाने का पैसा उस लूट की भरपाई में लगा दिया जाए तो भी क्या कोई फर्क पड़ता है? फर्क इस देश में किस बात को लेकर पड़ता है? यह सवाल कम से कम आज अयोध्या में दान पत्रों से हुई लूट के बाद इसलिए बड़ा है क्योंकि महज एक चंपत राय का नाम क्या आया, हंगामा मच गया। संघ परिवार की चूल्हे हिलने लगी। बीजेपी के भीतर इस बात को लेकर हड़कंप था, अगर ऐसे ही इस्तीफा दे दिया गया तो आने वाले वक्त में कितने करप्ट होंगे और उनके कैसे इस्तीफे लिए जाएंगे। यह भी सवाल उठा, क्या बात कहीं ऐसी तो नहीं है कि इस देश के भीतर गरीब गुरबा भी 5 रुपए का नोट हो या 1 रुपए का सिक्का हो, वो दान पत्र में डालता है, आस्था के साथ डालता है, और उसकी आस्था की ही लूट हो गई। और लूटने वाले कोई दूसरे नहीं बल्कि इस देश के भीतर जिन्होंने धर्म का चोला ओढ़ रखा है और इस देश को धार्मिक पाठ पढ़ाने से चूकते नहीं है, उन्हीं की आदर्श और नैतिक परिस्थितियों पर सीधी चोट हो गई। इसीलिए इस देश की चूल्हे हार गई। सवाल दरअसल कई हो सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि आज जब हम जिक्र जैसे ही करते हैं एक चंपत राय बंसल का, हमारे जहन में एक दो नहीं 200 से ज्यादा वैसे लोग बकायदा नाम के साथ, रकम के साथ पूरी फहरिस्त उभर कर सामने आ जाती है जो इस देश से चंपत हो गए। ये लोग कोई छोटे लोग नहीं थे, बड़े बड़े रईस, और एक लिहाज से कहीं इस देश में उद्योगपति से लेकर कुछ तो सांसद भी रह चुके। और परिस्थितियां इतनी नाजुक हुई कि इस देश को चकाचौंध में तब्दील करने की स्थिति में बीते 10-20 वर्षों से उन्होंने बाखूबी काम किया। लेकिन बीते 10-12 वर्षों में ऐसा क्या हुआ, हर कोई चंपत होते चला गया। और आज जब ट्रस्ट ने एक प्रेस विज्ञप्ति यह कहकर जारी की कि हां, इस्तीफा दिया गया, एक बंसल हैं, दूसरे मिश्रा हैं, दोनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं, या फिर कहें स्वीकार शब्द भी इस्तेमाल नहीं हुआ, कहा गया कि दरअसल इन पर विचार करेंगे अगली बैठक में जो 11 जुलाई को होगी। तो एक झटके में एक बार फिर आरबीआई की वो पूरी की पूरी फहरिस्त आंखों के सामने रेंगने लगी, जिसका जिक्र पार्लियामेंट के भीतर यह कहकर किया गया, आरबीआई को पता है कितने लोग इस देश में कितने पैसे लेकर भाग गए। आरबीआई ने जानकारी दी इस देश के भीतर किन बैंकों को कितना चूना लगा। यह भी जानकारी दे दी कि दरअसल सरकार ने उन बैंकों के बुक को बिल्कुल ठीक करने के लिए कितना पैसा रिटर्न ऑफ कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये माजरा है क्या? इस देश के भीतर लूट मायने नहीं रखती है, करप्शन मायने नहीं रखता है। पहली बार आस्था और 1 रुपए का सिक्का हो, 5 रुपए का नोट हो, या 500 रुपए का नोट ही क्यों ना हो, या किसी ने अपनी बड़ी ताकत के हिसाब से उस दान पत्र में 500 रुपए की गड्डी ही ना डाल दी हो, वो जो कि 50,000 रुपए होगी। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, आरबीआई के पास बकायदा लिस्ट है इस देश में बैंकों को 3 लाख करोड़ से ज्यादा का चूना 200 लोग लगाकर चले गए, चंपत हो गए। और उसका जिक्र बार बार पार्लियामेंट में भी किया गया, सरकार के टेबल पर भी आया, फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने भी आया, लेकिन सरकार ने कहा ठीक है, भाग गए, भागने दीजिए, हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो तो कार्रवाई करती रहेगी, बैंकों की भरपाई हम कर देते हैं। उस 3 लाख करोड़ की भरपाई सरकार ने कर दी, यानी जो कार्रवाई होनी चाहिए वो भरपाई में तब्दील हो गई। लेकिन सरकार इसे स्कैम नहीं मानती है, उसका कहना है सबके नाम तो सामने ही है। और एक बैंक ने पैसा दिया 1,000 करोड़ रुपए, दूसरे बैंक ने 3,000 करोड़ रुपए, चौथे बैंक ने 4,000 करोड़ रुपए, पांचवें बैंक ने 6,000 करोड़ रुपए, 9वें बैंक ने 7,000 करोड़ रुपए। इस 200 की लिस्ट में कम से कम 2 दर्जन यानी 24 से ज्यादा तो ऐसे नाम हैं जिन्होंने एक बैंक को नहीं
नौ नौ बैंक को चूना लगा दिया। यानी एक बैंक को चूना लगाया, फिर दूसरे बैंक से लोन लेने पहुंच गए, और ये लोन जो लिया दिया जा रहा था वो सरकार के नेक्सस के साथ काम कर रहा था, या फिर ऊपर से दबाव था कि इन्हें आप रोकिए मत। आपके जहन में ये 3 लाख करोड़ एक क्षण के लिए खटक रहा होगा। आप कहेंगे कि दरअसल जो सरकार ने इस देश के सरकारी बैंकों में बीते 12 वर्षों में जो रिटर्न ऑफ पैसा किया है वो तादाद तो 16 लाख करोड़ से ज्यादा है, और अगर उसमें प्राइवेट और विदेशी बैंकों का जिक्र कर दें तो यह 25 लाख करोड़ पार कर जाता है। कौन पैसे ले गया, क्यों ले गया, उसने जिस काम के लिए पैसे ले गया वो क्यों नहीं करता है, उस पैसे को उसने किसी दूसरी जगह पर लगा दिया, वापस बैंकों को नहीं लौटाया, और खुद ब खुद आरबीआई के सामने जब 200 लोगों की लिस्ट आई तो इसका जिक्र पार्लियामेंट में 6 मौकों पर किया गया, और ये 6 मौके 2020 यानी कोविड काल के बाद के हैं। आखिरी बार 2025 में भी किया गया था। इस बात का जिक्र जो लोग पैसा लेकर चले गए उनके खिलाफ इस देश की जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही, और इस देश में फाइनेंशियल एजेंसी जो काम करती है उनकी संख्या भी लगभग 18 है। उसमें काम करने वाले नौकरशाहों की तादाद जो है वो 108 है। लेकिन सब कुछ चल रहा है और चंपत हुए लोगों को कोई पकड़ना चाहता ही नहीं है, और एक चंपत राय बंसल के नाम को लेकर आस्था, धर्म, वोट बैंक, अयोध्या की पूरी लड़ाई, उस संघर्ष का जिक्र सब कुछ हो रहा है। इस देश के खजाने से पैसा रिटर्न ऑफ करके डाला गया। जो पैसा चंपत होकर लोग भाग गए, जो 200 लोग हैं, उसमें स्टेट बैंक का सबसे ज्यादा 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम है। अगर उस लिहाज से समझे तो 2020-21 जब से हम जिक्र कर रहे हैं कि जब कोविड के बाद जिक्र शुरू किया गया था, 34,402 करोड़ 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद ईयर दर ईयर बढ़ाते चले जाइएगा। उसके बाद 19,666 करोड़ रुपए, फिर 24,061 करोड़ रुपए, फिर 16,161 करोड़ रुपए, फिर 20,309 करोड़ रुपए, फिर लगभग 24,759 करोड़ रुपए। ये स्थिति है। सिर्फ एसबीआई ही क्यों, पीएनबी 15,877 करोड़, 18,312 करोड़, 16,578 करोड़, 18,317 करोड़, 12,159 करोड़। बैंक ऑफ बड़ौदा 14,782 करोड़, 17,967 करोड़, 17,998 करोड़, 10,518 करोड़, 8,796 करोड़। पूरी फरिस्त है। बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, कैनरा बैंक हो, इंडियन बैंक हो, यूको बैंक हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 16,963 करोड़, 19,484 करोड़, 19,175 करोड़, 18,264 करोड़, 11,634 करोड़। ये ईयर दर ईयर एक स्थिति है इस देश के भीतर की। वो बैंकों की रकम जो इस देश में बैंकों से कर्ज उठाकर चंपत हो गए, और सरकार बैंकों के दस्तावेज को ठीक करने में, रिटर्न ऑफ करने में लगती चली गई। यानी परिस्थितियां कितनी नाजुक है। हमें लगता है 2 डॉक्यूमेंट्स यहां पर देखने चाहिए। एक, जो अयोध्या के ट्रस्ट द्वारा जारी की गई 1 पन्ने की विज्ञप्ति है, और दूसरी तरफ आरबीआई ईयर दर ईयर बैंकों की रकम जो छिटपुट अलग अलग तरीके से निकलकर इस दौर में बार बार आती चली गई। लेकिन आरबीआई के इस नोटिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरकार की भी सुविधा इसी में रही कि आरबीआई यानी इस देश के बैंकों का जो डिविडेंड है उसको ज्यादा से ज्यादा लिया जा सके। यानी सरकार भी अपने तौर पर बैंकों से कमाई चाहती है, बोझ जनता पर पड़ेगा। उस जनता के पैसे को कर्ज की शक्ल में बड़े बड़े बिजनेसमैन और इस देश के उद्योगपतियों को देने में कोई गुरेज नहीं है। गुरेज ना होना सही है, लेकिन लौटाएं भी नहीं, और उसके बाद भी वो कैसे पैसा आ जाए इसके लिए कोई जद्दोजहद नहीं है। दोनों डॉक्यूमेंट देख लीजिए।
क्या फर्क पड़ता है, कितने भी लाख करोड़ का जिक्र कर लीजिए, और जब जिक्र इस देश के बैंकों से 3 लाख करोड़ लेकर 200 से ज्यादा लोग गायब हो गए, गायब नहीं हुए, दिखाई देते हैं। कुछ चेहरे तो बार बार आते हैं। आज हम किसी चेहरे को दिखाने वाले नहीं हैं, उन नामों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। आरबीआई की साइट पर, सरकार की साइट पर, गूगल में सब मौजूद है। लेकिन यहां पर जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली बार 2024 के बाद इस देश की माली हालत बैंकों के सामने ऐसी बच नहीं पा रही है जहां पर वह कर्ज देना शुरू करें उसी तरीके से जिस तरीके से कर्ज पहले देते थे। अब यह स्थिति नाजुक हो गई है, और पहली बार जब हम जिक्र कर रहे हैं तो जरा कल्पना कीजिए, इलेक्शन के बाद 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर था, पहली बार फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई के हाथ पांव कांप गए। क्यों? क्योंकि इस देश के भीतर छिटपुट इंडिविजुअल लेवल पे जो रिटेल लोन लिया जाता था, यानी बड़ी इंडस्ट्री नहीं, यानी छोटी इंडस्ट्री भी नहीं, यानी अलग अलग लोगों की जरूरतों के हिसाब से इस देश में जितनी बड़ी तादाद में बैंकों से कर्ज उठाया गया वो सबसे ज्यादा था। आप कहेंगे इसका मतलब है रोजगार गायब हो रहे थे, आप कहेंगे इसका मतलब है कुछ बच ही नहीं रहा था, तो लोन ले लीजिए। यकीनी तौर पर आप कह सकते हैं ये, लेकिन वो लोन भी ना लौटा पाने की स्थिति में वही रिटेल सेक्टर सबसे बड़ा हो गया। और पहली बार सरकार को लगा कि स्थितियां इतनी नाजुक है कि इंडिविजुअल लेवल पर लिया जा रहा लोन भी जब लौटा पाने में लोग सक्षम नहीं हैं, और उनसे अगर लोन बैंक मांगने जाए या उनकी कुर्की जब्ती करनी शुरू कर दे, तो आपको जानकर हैरत होगी इस देश के भीतर लगभग 50 लाख लोगों की कुर्की जब्ती हो जाएगी। जी, इतनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर किसी के पास पैसा नहीं। पैसा नहीं तो क्या वैसे ही लोग जाकर दान पत्रों के नोट गिन रहे हैं, काम किसी के पास बच नहीं रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस एक सोशल क्राइसिस में तब्दील हो रही है। सोशल क्राइसिस उस इकोनॉमिक क्राइसिस को मान्यता दे रही है जहां पर धर्म और आस्था आ जाए। धर्म और आस्था के नाम पर भी लूट उस बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस को छुपा लेती है जहां पर इस देश में लगभग 16 लाख करोड़ से ज्यादा सरकार इस देश में कर्ज लेने वालों का पैसा खुद चुका देती है, और देश छोड़कर जाने वालों का पैसा जो 3 लाख करोड़ का है, जो 200 लोग हैं उनकी धरपकड़ करे, वापस पकड़ कर लाए, उनकी ब्लैक मनी, उनकी संपत्ति जब्त की शुरुआत कर दे, नहीं, उसको भी अपने तौर पर रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। और हम जब जिक्र आपसे कर रहे हैं रिटेल लोन का, तो 45,404 करोड़ रुपए यह है रिटेल लोन। इस देश में सरकार को इसलिए माफ करना पड़ा क्योंकि बैंक करते तो क्या करते, बैंकों की बुक को ठीक किया गया, कहा गया कोई कुर्की जब्ती मत कीजिए, छोड़िए, देखा जाएगा। यहां तक कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल लोन भी जो एमएसएमई सेक्टर खासतौर से लोन लेता है, इन दोनों की तुलना में यह इंडिविजुअल लोन कहीं ज्यादा हो गया। एग्रीकल्चर का लोन 21,882 करोड़, इंडस्ट्रीज का लोन 37,716 करोड़, लेकिन रिटेल और इंडिविजुअल लोन 45,000 करोड़ से ज्यादा। यह मैसेज है भारत के भीतर की उस परिस्थिति का जिसमें लूट मान्यता पा रही है, और हर चीज को लेकर इस देश में सिर्फ और सिर्फ करप्शन के आधार पर ही पैसा कमा सकते हैं। यह मैसेज बहुत तेजी के साथ चल रहा है। आपके जहन में अब पेपर लीक भी आ गया होगा, इस देश का एजुकेशन सेक्टर भी आ गया। हमारी टीम ने कुछ इस पे काम भी किया और बतलाया कि नंबर ऑफ पेपर लीक तो हर कोई बतलाता है, जरा यह बतलाइए कि एवरेज इस देश के भीतर में जो किसी पेपर लीक से प्रभावित होने वाले छात्र हैं, अगर उस पेपर लीक का सिर्फ 1% हिस्सा भी, यानी 22 लाख छात्र अगर नीट की परीक्षा दे रहे हैं, तो आप उसका 1% ले लीजिए। उस 1% को भी अगर पेपर लीक का पेपर मिल जाता है, उसके जरिए जो कमाई होती है, वो कमाई न्यूनतम जो है वो 98,000 करोड़ की 2024 या 22 में जो फर्स्ट लीक हुआ था उस समय से निकल कर आई, जो इस दौर में बढ़ते बढ़ते 2 से 2.5 लाख करोड़ तक हो चुकी है।
इस देश के भीतर कितने पेपर लीक हुए। आज भी महाराष्ट्र में टीचर्स टीईटी का पेपर था, वह भी लीक, और उसमें भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुणे में यह हुआ है। इस देश के भीतर में ध्यान दीजिएगा तो कमोवेश हर सेक्टर के भीतर जो करप्शन है, जिस भी सेक्टर में कदम आगे बढ़ाने की सोच है, वो कोई भी सेक्टर हो सकता है, वो पावर का सेक्टर हो सकता है, माइनिंग का सेक्टर हो सकता है, वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर दुकान लगाने वाले का भी सेक्टर हो सकता है। वो इस देश के भीतर में हर सेक्टर, हर क्षेत्र में बिना करप्शन के अगर चीजें नहीं हैं, तो उसकी सबसे बड़ी हकीकत आरबीआई के वो डॉक्यूमेंट है जो बतलाते हैं, और खुद नीति आयोग इस पर मुहर लगाता है कि दरअसल नोटबंदी के बाद की परिस्थितियां इस देश के भीतर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी प्रभावित करती चली गई, उसके दायरे में भारत का जो तबका था वो लगभग 40 से 45 करोड़ कामगार तबका आ गया, और उसका व्यापक असर भारत के उस सोशल स्ट्रक्चर पर पड़ गया जहां पर वो कॉम्पिटिटिवनेस में ईमानदारी हो, इससे हटकर कॉम्पिटिटिवनेस में करप्शन हो, और उस करप्शन के आश्रय कमाई की दिशा में चीजें बढ़ने लग गई। एक दूसरी फहरिस्त देख लीजिए। मुश्किल यह नहीं है कि आरबीआई उन फैक्ट्स फिगर को सरकार के सामने रखती है, सरकार उन फैक्ट्स फिगर को पार्लियामेंट के सामने रखती है, विपक्ष का कोई नेता कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब दे दिया जाता है। यह मुश्किल नहीं है। मुश्किल यह भी नहीं है कि जो कर्ज लेकर भाग गए, 3 लाख करोड़ रुपए वहां पर हैं, इस देश के भीतर में 13 लाख करोड़ अलग से हैं, 16 लाख करोड़ रुपए का रिटर्न ऑफ किया जा चुका है। जी, मुश्किल यह भी नहीं है। मुश्किल यह है कि दरअसल इस पूरे करप्शन के एस्पेक्ट को एक पॉलिसीगत तरीके से सरकार ने अपने गवर्नेंस के तरीकों में ढाल दिया है। तो इसीलिए संघ कोई भी पाठ पढ़ा ले, इस देश के भीतर कोई भी इंस्टीट्यूट ईमानदारी का खोल लीजिए, जब हवा और पानी और जमीन के भीतर इस देश के लोकतंत्र को ही करप्शन में ढाल दिया गया हो, तब आप क्या करेंगे? हम इसलिए यह कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद की परिस्थितियों का जिक्र नीति आयोग ने जरूर किया। इस देश में विपक्ष के लोग आज भी सवाल उठाते हैं, पीएम केयर्स का पैसा किसने दिया, कहां से दिया, उसका हेडक्वार्टर अभी भी साउथ ब्लॉक में है। इन सब के बीच यह भी उठता है कि दरअसल उनके साथ सरकार के लोग जुड़े हैं, लेकिन उस पीएम केयर्स को चलाता कौन है, वो पैसा जाता कहां है? कोई जवाब नहीं मिलेगा। इस देश के भीतर इलेक्ट्रल बॉन्ड का जवाब भी एक वक्त नहीं मिल रहा था। 16,000 करोड़ रुपए पार्टियों में बंटते चले गए, ब्लैक मनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, लेकिन वो पैसा उन्हीं के पास रह गया। यानी ब्लैक मनी की एक लेयर भारत की उस पॉलिटिकल इकोनॉमी को चलाते हुए इस देश के गवर्नेंस में तब्दील हो गई है, जहां पर आप ईमानदारी मत खोजिएगा। तो नोटबंदी हो, पीएम केयर्स हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड हो, उसके बाद आपके जहन में डिसइन्वेस्टमेंट जरूर आ रहा होगा, लेकिन सरकार इस दौर में ऐसी परिस्थिति में देश को लाकर खड़ा कर गई जहां पर सरकारी कंपनियां बिकनी बंद हो गई। तो डिसइन्वेस्टमेंट बंद हो गया, तो इसका उपाय प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन के जरिए निकाला गया। हर मंत्रालय को कहा गया, आप काम करके क्या करेंगे, जिम्मेदारी आपके कंधे पर होगी, छोड़ दीजिए इसको, आप बताइए कि क्या क्या काम करना है, इसको हम प्राइवेटाइज कर देंगे या मोनेटाइज कर देंगे। मोनेटाइज की एक अवधि रहेगी, लेकिन ये सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर करेगा, और प्राइवेट सेक्टर का पूरा नेटवर्थ भारत की जीडीपी की रफ्तार के तकरीबन 200 से 300 गुना ज्यादा बढ़ने लगा। वो भी एक अलग बात है कि इस देश के भीतर प्राइवेट सेक्टर का मतलब वो तमाम कॉरपोरेट, तमाम इंडस्ट्रीज, तमाम उद्योगपति बिल्कुल नहीं है। चंद लोग हैं, और उन चंद लोगों में भारत के भीतर के टॉप 20 कॉरपोरेट्स
2014 में उनकी क्या स्थिति थी, 2026 में उनकी क्या स्थिति थी, एवरेज निकालिएगा तो 150% से ज्यादा का इजाफा उनके नेटवर्थ में हर किसी का हुआ, मैक्सिमम 1500% से ज्यादा का इजाफा। क्या कर लेंगे आप? और इन सब के बीच जो टैक्स की वसूली इस देश के भीतर और गवर्नेंस के नाम पर सरकार के ऊपर होने वाला खर्च, दोनों ही बढ़ गया। जनता से ज्यादा पैसा लिया जाए, सरकार के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च किया जाए, सरकार की योजनाएं, और जहां पर बीजेपी शासित राज्य जो नहीं है, गैर बीजेपी शासित है, उन पर एक दबाव। अगर हेल्थ की योजना सरकार चला रही है तो इस देश के तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुश हो जाते हैं। उन्हें सिर्फ डाटा बतलाना है, मरीज नहीं दिखलाना है। मरीज का डाटा दिखाने में भी सीएजी की एक रिपोर्ट बतलाती है कि दरअसल मरीज की निशानदेही आप दो बातों से कर सकते हैं, आधार नंबर और मोबाइल नंबर। तो एक ही नंबर पर लगभग 1-1 लाख 2-2 लाख मरीज मिलने लग गए, वो भी अस्पतालों के जरिए। तो फिर एजुकेशन सेक्टर का हम क्या जिक्र करें? जब इलाज में भी लूट है, पढ़ाई में भी लूट है, परीक्षा देने में भी लूट है, पेपर लीक होने में भी लूट है, तो फिर इस देश के भीतर के बड़े धंधे करने वाले लोगों की लूट आरबीआई की सूची के जरिए छपकर निकल कर आती है और कोई चौकन्ना होता नहीं है। क्योंकि इस देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा मीडिया सवाल पूछता ही नहीं है। वो सवाल पूछ रहा है, अच्छा चंपत राय बंसल ने इस्तीफा दे दिया, मिश्रा जी ने इस्तीफा दे दिया, अभी 11 तारीख को बैठक होगी और पहली बार ट्रस्ट ने माना है और प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है, बस इसे देखते रह जाइए। लेकिन इसके हट के सोचना शुरू कीजिए। ऐसी बहुत सी प्रेस विज्ञप्ति आरबीआई के साइट्स पर पड़ी हुई है जो बतलाती है कि कितनी लूट इस देश के भीतर खुले तौर पर कब कब हुई है, और हर बरस सरकार का आंकड़ा बतला देता है, गलती तो हुई, हमने भरपाई कर दी, कार्रवाई नहीं की। क्या करेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।